हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्वर्जेशन कॉरिडोर। और आज का टॉपिक हमारा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम डीकोड करने वाले हैं इंडिया की परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप में। हाँ, आपने सही सुना, आज हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं और हम देखेंगे कि क्या रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से इंडिया इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलने के बावजूद T20 वर्ल्ड कप में ऐसी परफॉर्मेंस दी उन्होंने और अभी ऐसे स्टेज पे आ गए हैं कि शायद वो ग्रुप स्टेज क्लियर करके सेमीफाइनल्स में भी ना जा पाए। बट फिर भी सिचुएशन कैसे आई यहाँ तक और इंडियन टीम की ऐसी परफॉर्मेंसेस के पीछे रीजंस क्या हैं वो एनालाइज कर। और अगर आपको इसमें और कुछ ऐड करना है या आपके अपने ओपिनियन भी हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो पूरा देखिएगा। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इंडियन फैंस शॉक्ड हैं। सब लोग सदमे में है कि इंडिया की ये परफॉर्मेंसेस कैसे हो रही है। इतनी अच्छी टीम जो कि टूर्नामेंट में आने से पहले फेवरेट्स थी ये कप जीतने की, उसकी ऐसी हालत कैसे आ गई कि वो सेमीफाइनल्स तक भी नहीं पहुंच पाए और हम कंटेंडर तो अब बहुत दूर की बात रह गए हैं। और जो हमें सबसे मेजर झटके लगे हैं, सेटबैक लगा है, वो है जो हमारे आर्च राइवल्स पाकिस्तान से हम 10 विकेट से हारे हैं। ये आप मार्जिन देखेंगे तो क्रिकेटिंग टर्म्स में आपको लगता होगा कि कुछ मैचेस शायद टीम्स 10 विकेट से जीत जाती हैं, बट हम उस टीम से हारे हैं जो कि अंडर प्रेशर थी। क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान से हम कभी नहीं हारे हैं और पहली बार हारना, और वो भी इतनी बुरी तरीके से हारना, एक बहुत ही मेंटल सेटबैक था इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। और फैंस तो ये देखने के बाद पागल ही हो गए थे, उन्हें थोड़ा सा विश्वास ही उठ गया था कुछ फैंस को अपनी टीम से। और दूसरी जो एक हार थी वो थी न्यूजीलैंड के साथ 8 विकेट से। आप मार्जिन देख रहे हैं दोनों हार का, एक होता है कि आप हार गए हैं, एक होता है कि आप कन्विंसिंगली हार गए हैं, मतलब आप पूरे गेम में थे ही नहीं। और ये दोनों मैचेस देखने के बाद हमें लगा कि इंडियन टीम पूरे गेम में थे ही नहीं, जबकि इतनी अच्छी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक है हमारी, इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग अटैक है। तो रीजंस क्या है? तो इसके पीछे मैंने एनालाइज किए हैं 5 मेजर रीजंस और मैं पहला रीजन आपको बताना चाहता हूं, वो है रॉन्ग टीम सिलेक्शन। हाँ, आपने सही सुना, सबसे पहला इशू वही आया था जब टीम या स्क्वाड डिसाइड हुआ था तो उसमें शिखर धवन का एक्सक्लूजन, युजवेंद्र चहल का एक्सक्लूजन और श्रेयस अय्यर का एक्सक्लूजन। भले वो स्क्वाड में है लेकिन 15 मैन स्क्वाड में नहीं, तो उनको एक्स्ट्रास में रखा गया था। ये बहुत ही मेजर फैक्टर्स थे बिकॉज श्रेयस अय्यर को आपने रीसेंट टाइम्स में नंबर 4 के लिए बहुत ज्यादा तराशा है। हाँ, सडनली सूर्य कुमार यादव फ्रेम में आ गए थे, बट क्या आप एक्सपीरियंस की तरफ जाएंगे या सिर्फ इसलिए कि कुछ आईपीएल्स में सूर्य कुमार यादव ने अच्छा परफॉर्म किया है तो आप उनको हाई वोल्टेज क्लैशेस जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ खिला सकते हैं? और क्या युजवेंद्र चहल की जगह नहीं बनती थी जो कि अटैकिंग T20 बॉलर है और आपने राहुल चहर को प्रीफर किया जो कि काफी इनएक्सपीरियंस्ड है और आईसीसी मेजर टूर्नामेंट्स में खेलने का उनको तजुर्बा बिल्कुल नहीं है, जो कि चहल एक अटैकिंग स्पिनर है। उनका एक्सक्लूजन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और शिखर धवन का एक्सक्लूजन, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में सिलेक्टर्स ने बोला था कि हम आईपीएल के परफॉर्मेंसेस को बेस करके स्क्वाड सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट ईशान किशन का सिलेक्शन आईपीएल के परफॉर्मेंसेस के बेस पे ही हुआ है क्योंकि बाकी उनने मेजर टूर्नामेंट्स या बाकी कोई मेजर लीग तो उनने खेली नहीं है। तो शिखर धवन का ना होना एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ओपनिंग कॉम्बिनेशन आपको समझ में नहीं आ रहा क्या है। ही इज अ वेरी गुड आईसीसी टूर्नामेंट परफॉर्मर। रॉन्ग टीम सिलेक्शन। और अगर मैं मैचेस की बात करूं तो पाकिस्तान के अगेंस्ट आर अश्विन जैसे टॉप क्लास स्पिनर को ना लेना, वरुण चक्रवर्ती को लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो मुझे लगा बहुत गलत पड़ गया इन पे। भले ही वो मिस्ट्री स्पिनर है, आईपीएल में उन्हें अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, बट ये बहुत हाई प्रेशर मैच होता है और वरुण चक्रवर्ती की भी गलती नहीं है कि इतने बड़े मैच में उनको ला दिया गया। और काफी लोग ये बोल रहे थे कि वो मिस्ट्री स्पिनर है, बट शायद वो खुद ही अपनी स्पिन की मिस्ट्री ही नहीं सुलझा पा रहे थे कि उनकी बॉल जाएगी कहाँ, और पाकिस्तानीज ने बहुत अच्छी तरीके से उनको खेला। अगर उसी जगह अश्विन होते तो क्या पता उनका जो वास्ट एक्सपीरियंसेस है वो गेम में आ सकता था और एक इम्पैक्टफुल स्पिनर की तरह वो निखर के आ सकते थे। दूसरा मेजर रीजन हमें देखने मिला वो ये था कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सिर्फ एक हार आपने ली, बहुत ही एम्फैटिक लॉस था मैं मानता हूं, लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपने टीम के कुछ ज्यादा ही फेरबदल कर लिए। आपको लगा ईशान किशन एक बेस्ट ओपनर है इंडियन टीम के, तो आपने रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को नंबर 3 पे खिलाया, जिनके पास नंबर 3 पे मुझे नहीं पता लास्ट कब खेले होंगे। ओपनिंग बैट्समैन है, वर्ल्ड के टॉप लेवल बैट्समैन है, बेस्ट ओपनर इस समय चल रहे हैं, और उनको आपने नंबर 3 पे खिलाने का फैसला किया। ईशान किशन को ऊपर भेजा जो कि एक बहुत ही बड़ा फेलियर साबित हुआ बिकॉज वही बात होती है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स ही आपको बिग मैच टूर्नामेंट जिता सकते हैं। और पाकिस्तान से हार के बाद भी इन्हें समझ नहीं आया और न्यूजीलैंड के स्क्वाड में भी इनने अश्विन को पिक नहीं किया। फिर से वरुण चक्रवर्ती वाला एक्सपेरिमेंट हुआ और वो फिर से फेल हुआ। तो काफी देर हो गई थी बिकॉज हमारे पहले 2 मैचेस बहुत ही क्रूशियल थे।
दूसरा मेजर रीजन जो हमने एनालाइज किया वो ये है कि क्या वर्ल्ड कप जस्ट आईपीएल के बाद स्टार्ट हुआ, ये भी एक रीजन हो सकता है कि बायो बबल फटीक था, प्लेयर्स अपने टॉप लेवल पे नहीं थे, अपने बेस्ट फिजिकल फिटनेस लेवल पे नहीं थे। ये क्या एक मेजर रीजन है? बिकॉज जसप्रीत बुमराह ने अपने स्टेटमेंट में कहा था पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्लेयर्स थोड़ा ट्रबल्ड हैं कि जस्ट आईपीएल कंक्लूड हुआ था और उसी के बाद एक T20 टूर्नामेंट लीग चालू हो गई, हम लोग मेंटली अपने आप को फ्रेश भी नहीं कर पाए कि चलो ठीक है अब एक नई टूर्नामेंट शुरू हो रही है और हमें एज ए टीम यहाँ पे खेलना है। सब लोग ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट थे, बहुत ज़्यादा क्रिकेट हम खेल चुके थे। तो कभी कभी ये भी होता है कि जब आप बहुत सारी क्रिकेट खेल लेते हो ना तो आपको लगता है कि आप अभी फिट रेडी हो, आप क्रिकेट रेडी हो, कि आप कभी भी ग्राउंड में उतर के परफॉर्मेंस दे सकते हो। बट एज ए टीम क्या आप रेडी हो? क्या आपको झलक होने का मौका मिला है? बिकॉज आईपीएल्स में आप अलग अलग फ्रेंचाइजीज से खेलते हो, आप उनको रिप्रेजेंट करते हो, एज ए टीम आपको खेलने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। तो सडनली उसके बाद जो T20 टूर्नामेंट कर दिया गया था, क्या वो सही फैसला था? और क्या इंडियन टीम को अकॉर्डिंगली देखना चाहिए था? बीसीसीआई को आईपीएल ऐसा प्लान करना चाहिए था कि वो इतना जस्ट पहले ना हो टूर्नामेंट के, वो भी मेजर आईसीसी टूर्नामेंट के। तो ये भी एक मेजर रीजन है। तीसरा जो रीजन मुझे लगा वो ये था कि सीनियर प्लेयर्स का बैड फॉर्म। आप देखेंगे रोहित शर्मा पाकिस्तान के अगेंस्ट पहली ही बॉल पे आउट हो गए थे और राहुल ने भी बोला कि जब तुम जा चुके हो हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं। विराट कोहली का परफॉर्मेंस इसमें अच्छा था, थोड़ा डाइसी था, उनको सिचुएशन हैंडल करनी पड़ गई, एक छोर संभालना था, अगले छोर पे कोई टिक नहीं रहा था। और विराट कोहली का भी आप पास्ट एक्सपीरियंसेस देखेंगे तो बहुत अच्छे फॉर्म में विराट कोहली नहीं रहे हैं। और हमेशा से आपने देखा होगा इंडियन क्रिकेट टीम टॉप 3 पे बहुत ज्यादा रिलाई करती है। हमारे हमेशा से टॉप परफॉर्मेंसेस टॉप 3 से ही आई है और इन दोनों ही मैचेस में टॉप 3 ने डिसअपॉइंट किया है। और अगर मैं बॉलिंग अटैक की बात करूं तो बुमराह और शमी हमारे पेस बैटरी अटैक के सबसे लीडिंग फास्ट बॉलर्स हैं, वर्ल्ड के टॉप फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन दोनों ही मैचेस में उनके परफॉर्मेंसेस 2 पार नहीं रहे हैं। बहुत ही लो पार परफॉर्मेंसेस दिए हैं दोनों ने, जिनकी वो कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो और अच्छे से बॉलिंग कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि जो पाकिस्तान के बाद शमी पे अटैक हुआ था ये बहुत ही ओछा है, बहुत ही गंदा है। वो क्रिकेटर्स हैं, वो प्लेयर्स हैं, वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। तो रिलीजन वाला एंगल प्लीज इसमें ना घुसाइए, क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दीजिए, रिलीजन ज़्यादा मिक्स मत कीजिए। तो ये क्रिकेट के लिए भी अच्छा होगा और एज इंडिविजुअल प्लेयर्स उनके लिए भी अच्छा होगा। अब बढ़ते हैं चौथे रीजन की तरफ, जो कि मुझे लगता है बहुत ही वियर्ड है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, टॉस। विराट कोहली टॉस जीतते ही नहीं है। मतलब बंदा कसम खा के आता है कि मैं बस उधर जाऊंगा, खड़ा होऊंगा, पहले सवाल दूसरे कैप्टन से पूछा जाएगा, फिर मुझसे पूछा जाएगा कि अब आपको क्या कहना है। मतलब बंदा कौन सी किस्मत लेके आया, टॉस ही नहीं जीतता यार। और ये जो टूर्नामेंट हुआ है दुबई, यूएई, ये सारे रीजन्स में, यहाँ पे टॉस एक बहुत ही मेजर फैक्टर प्ले करता है। बिकॉज हर टीम मैक्सिमम देखेंगे टॉस जीत के पहले बॉलिंग ले लेती है, क्योंकि बाद में बैटिंग करना उतना ही आसान हो जाता है। और हमारे जो कप्तान साहब है टॉस जीतते ही नहीं है तो हमें मौका ही नहीं मिलता है। मतलब टीम तो ऐसे बैठी रहती होगी कि हमको तो करना नहीं है, अगले वाला ही बताएगा हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा वाला तो जीतने से रहा। टॉस भी एक मेजर फैक्टर यहाँ पे साबित हुआ है। और पांचवा और सबसे अहम रीजन मुझे लगता है कि बहुत सारे एडवाइजर्स आ गए, टू मेनी एडवाइजर्स, कोचेस हैं, मेंटर है, बाकी जो आपके बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच। कभी कभी बहुत ज्यादा एडवाइजर्स भी ना आपको कम एडवाइस दे पाते हैं बल्कि कंफ्यूज ज्यादा करते हैं। और ये इंडिया में जो हुआ है उसका प्राइम एग्जांपल है। जस्ट टूर्नामेंट के पहले आपने महेंद्र सिंह धोनी को एज ए मेंटर लिया, रवि शास्त्री ऑलरेडी आपके हेड कोच थे, विराट कोहली की टीम में ज्यादा बनती है बीइंग अ कैप्टन ऑफ द टीम। आपको क्या लगता है ये तीनों का माइंडसेट मैच होता है? धोनी एक बहुत ही अलग टाइप की क्रिकेट खेलते थे अपने टाइम पे, जब वो खेलते थे अपने प्राइम फॉर्म में थे। वो टैक्टिकली बहुत स्ट्रांग है और वो अपने पे बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, अपने थिंकिंग पे। रवि शास्त्री ज्यादा रिलाई करते हैं विराट कोहली पे, ज्यादा उन पे छोड़ देते हैं कि आपको जैसा करना है ठीक है। और विराट कोहली एमएस धोनी पे ज्यादा रिलाई करते हैं, क्योंकि जब वो क्रिकेट खेलते थे, जब विराट कोहली कैप्टन थे और धोनी उनके अंडर भी खेल रहे थे, तो भी विराट कोहली उनके ही पास जा के बार बार पूछते थे। तो क्या रवि शास्त्री थोड़े लेफ्ट आउट हो गए थे? उन्हें ऐसा बेगाना सा फील हो रहा था कि भाई अब तक तो मैं इसका सब कुछ था, माही भाई के आने के बाद तो मेरे को पूछ भी नहीं रहा है। वो अलग गाइडेंस दे रहे हैं, वो अलग गाइडेंस दे रहे हैं। रोहित शर्मा को नंबर 3 पे खिलाना किसका फैसला था और ये फैसला कहाँ से आया? बिकॉज ये बहुत ही वियर्ड फैसला था, ये तो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और वो आपने कहावत सुनी थी ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, और ये इंडिया के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ है। बहुत सारे लोग आ गए, इतने लोगों ने इतनी सारी एडवाइस दे दी, मेंटर आ गए, क्योंकि माही भाई की बात तो सबको माननी पड़ेगी, बिकॉज माही भाई है। वैसे ही इंडिया में उनके इतने सारे फैन फॉलोइंग है, उनके सिलेक्शन के बाद तो इंडिया को लगा था हम कब ही जीत गए। मतलब महेंद्र सिंह धोनी अगर टीम में कैसे तैसे इन्वॉल्व हो गए तो मतलब अब तो कप हमारा ही है। और ये मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। आपको प्लेयर्स पे भरोसा दिखाना चाहिए था, ज्यादा फोकस प्लेयर्स पे करना चाहिए था, ना कि मेंटर लेके आओ। बिकॉज अब तक तो हम जीत ही रहते, अब तक तो हम खेल ही रहते ना उनके बिना भी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं जानता हूँ बहुत लोग इसे डिनाई कर सकते हैं। अब जहां तक बात बाकी मैचेस की होती है, बाकी मैचेस परफॉर्मेंसेस अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड, नामीबिया, ये लोग मतलब एक्सपेक्टेड है कि टीम इंडिया ऐसा परफॉर्म करेगी, बिकॉज ये टीम इंडिया है जिसको हम जानते हैं और सपोर्ट करते हैं। बट मेजर रीजन ये थे कि आप बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में बड़े बड़े टीम्स के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करते हैं। और हमारा ग्रुप बहुत ही आसान था।
अगर आप दूसरा ग्रुप देखेंगे तो लिटरली वो ग्रुप ऑफ डेथ है, वहाँ पे टॉप लेवल्स की टीम एक दूसरे के साथ compete कर रही है। तो क्या भारत अगर वहाँ होता तो क्या भारत एक भी मैच जीत पाता ऐसे परफॉर्मेंसेस देके? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब फ्यूचर क्या है? तो फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो अच्छी न्यूज़ ये है कि राहुल द्रविड़ हमारे हेड कोच बन चुके हैं। ये बहुत ही अच्छा है बिकॉज डिसिप्लिन और डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन, ये तीन का अगर कोई एक एमेलगमेशन एक किसी इंसान में है तो दैट इज राहुल द्रविड़। बहुत रेस्पेक्टेड है इंडिया ए सर्किट में, अंडर 19 सर्किट में बहुत टाइम से कोच हैं, काफ़ी यंगस्टर्स को उन्होंने ट्रेन किया है। अब वो सीनियर प्लेयर्स के साथ कैसे बिहेव करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ट्रेन करेंगे, ये देखने में बहुत मजा आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है कि राहुल द्रविड़ थोड़ा सा नक्शा तो बदलेंगे ही टीम इंडिया का, और हम और आप भी दुआ करते हैं कि टीम इंडिया का नक्शा बदले, हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करें, ना कि बाकी चीज़ों में। और जो न्यूजीलैंड वाला जिंक्स हमने पाल रखा है, मेरे को नहीं पता क्यों, इतने प्यारे बंदे हैं, गुड गायस, आते हैं फील्ड में हमारी मारते हैं और चले जाते हैं ना, हमको पता भी नहीं चलता ये क्या हो गया और वो निकल भी लेते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी वो जीत के चले गए, सेमीफाइनल में भी हम हार गए थे उनसे वर्ल्ड कप में पिछले बार, इस बार तो ग्रुप स्टेज में ही हार गए। तो ये भी रीजन देखना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड वाला क्या कीवी हमारे यहाँ आता है कि नहीं आता मुझे नहीं पता, बट कीवी से इतनी क्यों हम डर रहे हैं, वो कोड हम क्यों नहीं क्रैक कर पा रहे, ये भी हमें देखना है। तो आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि रीजंस क्या थे इंडिया के लॉस के। ये मेरा मानना है, मेरे एनालिसिस के हिसाब से होता है। अगर आपका कोई और मानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और उसको शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी ये सुने समझें कि क्या रीजंस हो सकते हैं और अपना ओपिनियन भी कोट कर सके। तो जहाँ है सुरक्षित रहिए।